सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम डी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गीतिका गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, जो नेचुरोथेरेपिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और आज की वो फैकल्टी है, उनका स्वागत है। इस समय की फैकल्टी है। हमारे बीच में मंजीत कुमार जी उपस्थित है, उनका मंजीत कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीनियर नमस्कार हमारे बीच में मोरे जो उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ हैं और हमारी फैकल्टी रह चुकी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार उपस्थित है, जो हमारे अभी फैकल्टी रहे हैं और वो हमारे बीएचबी के फैकल्टी। हमारे बीच में नीलम गौर जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे परीक्षण। अब हम लोग नेचुरोपैथी पर, एक आहार पर चिकित्सा की बात हम लोग कर रहे हैं नेचुरोपैथी पर। तो हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग डॉक्टर कोमल बालवानी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं उनका थोड़ा सा बता दूं कि नेचुरोपैथी डिप्लोमा उन्होंने किया है योगा में, NDDY कहलाता है, भोपाल से उन्होंने किया हुआ है। ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, स्पर्श चिकित्सा करती हैं वो, एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कर रही हैं, रिलैक्सिंग थेरेपी विद मेडिटेशन ये भी कराती हैं वो और करती हैं, और गौसा थेरेपी इस पर भी वो एक्सपर्ट हैं। तो वो इसके पहले भी हमारी क्लास ले चुकी हैं। अब वो इस आज का विषय जो है उनका आहार के माध्यम से कैसे चिकित्सा की जाएगी, यानी हम लोग कौन सा आहार खाएं ताकि हम जो है स्वस्थ रह सके और किस बीमारी में हमको कैसे आहार खाना चाहिए, इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। तो ओवर टू डॉक्टर कोमल बालवानी। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सर को भी मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम कोमल बालवानी, मैं अम्बाला से हूँ और जैसे सर ने बताया कि मैंने नेचुरोपैथी करी है आज से 20-25 साल पहले, और उससे पहले मैं ब्यूटी में ही थी। तो आज भी मेरा दोनों को मिला के मैं काम करती हूँ। आप सभी का मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ दिल से कि आप अपना टाइम निकाल रहे हैं और हम सब यहाँ पे एक दूसरे को सिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आपका जो कीमती टाइम है वो मेरे लिए बहुत अमूल्य है, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। सर का स्पेशली मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं हम सभी, तो उसमें सर की हमारे पूरा सर का आशीर्वाद है, सर का नॉलेज है, सर हर तरीके से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो विधा जो सर ने बताई है या हमें जो करना है इसके लिए, वो हमें करना ही है और हम बिल्कुल इसके लिए सीख रहे हैं। जब हम थोड़े और सीख जाएंगे तो हम इसको और अच्छे से इसको फैला पाएंगे। तो बहुत ही थैंक यू है। जैसे कि हम सभी जितने भी हम यहाँ पर हैं, तो हम सब कुछ ना कुछ थेरेपी में या कुछ
समझते हैं, करते भी हैं। तो अलग अलग चीजों से हम लोग कैसे भी, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से हम करते हैं और अलग अलग तरीके से हमको ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ऐसे ही अगर नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें तो उसमें आहार का मैम नेट थोड़ा सा वो है, नेट थोड़ा सा सर आवाज थोड़ी कट रही। आवाज कट रही, थोड़ा नेट वो। और उससे पहले भी हमारी आवाज करती है। सर आजकल थोड़ा नेटवर्क ना पता नहीं क्यों इशू है ही। अगर दोबारा से ऐसा होगा तो मैं जगह चेंज कर दूंगी, अगर आप मुझे बताइएगा। अभी कुछ क्लियर जी है कि अभी भी ऐसे ही है अभी कुछ क्लियर हुआ है। आवाज? अभी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है सर। अगर मुझे ऐसा है तो मैं थोड़ा जगह शिफ्ट कर लूंगी। आज हम बात करेंगे आहार की। तो जैसा कि सर ने हमारे को जो एक बहुत अच्छी जो पंक्तियां सर ने लिखी थी हमारे इसमें आहार के ऊपर, वो वाकई में बहुत है और वही पूरा एक सार है हमारे पास कि आहार करो तुम औषध सा, सात्विक जीवन को अपनाओ, तन मन को स्वस्थ बना करके मधुमेह जीवन को महकाओ। तो बिल्कुल ये जो मैं बोलूंगी कि ये पूरा सार यही है। अगर हमारा जो आहार है वो हमारा औषध के जैसा होगा तो उससे हमारा जीवन भी सात्विक होगा और हमारा तन मन भी स्वस्थ होगा, जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो यही चीजें हैं, इसको बस थोड़ा सा हमने उसको एक्सप्लेन करना करूंगी मैं। और बाकी बहुत सुंदर पंक्तियां सर ने ये लिखी है। तो आवाज अभी इसमें क्लियर नहीं आ जैसे रही है मैम, आप जगह चेंज कर लीजिए प्लीज। मैं चेंज करके देख लेती हूँ। आवाज कम करें और कुछ फर्क नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, अब आपकी आवाज क्लियर है? सर मेरा आवाज अभी आ रहा है? हेलो नो मैम, क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ। क्लियर नहीं है मैम, आ ही नहीं रही, अभी तो आवाज ही नहीं आ रही है। अभी तो खैर बोल नहीं रही है। सर सर इसमें मेरा आवाज है क्लियर? हाँ इससे क्लियर है, अभी क्लियर है। जी सर थैंक यू सर। ये ले लो, पकड़ो सर, जाओ। जी ठीक है। तो जैसा, एक सेकंड में एक तो जी कोशिश करती हूँ। सर आवाज मेरी है क्लियर है अभी? है ठीक क्लियर। जी सर थैंक यू सर। अगर दोबारा से कुछ हो तो प्लीज है ना मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है दोस्तों, सॉरी है ना डिस्टर्बेंस के लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अभी आज हमारे सर ने टॉपिक रखा है आहार का, तो सर ने उसमें पहले से ही जो भी हमें उसमें पंक्तियां जो डाली हैं सर ने, वो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। उसमें सर ने बिल्कुल पूरा सार जिसको बोलना चाहिए, अगर हमने इसको समझ लिया तो यानी कि हमारी पूरी जो हमारा आहार है उसको हम समझ पाएंगे।
सर ने बहुत अच्छा लिखा है, आहार करो तुम औषध सा, सात्विक जीवन को अपनाओ, तन मन को स्वस्थ बना करके मधुमय जीवन को महकाओ। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये, और यही जीवन है, और यही हमारे जो औषधीय आहार की वो यही चीजों को बताती है। जैसे बोलते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और वैसा ही होवे तन। क्योंकि हम लोग जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और वैसे ही हमारा शरीर यानी कि तन होगा। इसमें कुछ हिपोक्रेट्स की अगर मैं बात बोलूं तो उन्होंने भी ये बोला है कि भोजन ही दवाई है और दवाई ही भोजन है। यानी कि हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी दवाई बन जाए, और अगर मुझे दवाई की जरूरत हो तो मुझे ऐसा भोजन लेना है कि वो मेरी दवाई की तरह वो काम करे। अर्थात बीमार होने पर ऐसा भोजन करें जो दवाई का कार्य करे, वह स्वास्थ्य की दिशा में संतुलित भोजन करे, ताकि आपको दवाइयां ना लेनी पड़े। क्योंकि यही एक हमारा आहार है, यही हमारी एक औषधि है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा आहार अगर मैंने बदल दिया, या आहार को मैंने समझ लिया, तो मुझे किसी भी दवाइयों की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज तक हमारे घर में, मैं बोलती हूँ कि 25 साल हो गए, एक भी मेडिसिन हमारे घर में नहीं आई है। तो इसीलिए मुझे इस चीजों का बहुत अच्छे से मेरे का मतलब अनुभव है कि हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार अंकुरित, अपक्वाहार, अधपका व पका हुआ भोजन का प्रतिशत ध्यान रखते हुए भोजन को संतुलित करना चाहिए। यानी कि हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं, उसमें हमारी भोजन में क्या क्या चीजें हैं, उसका हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो उसमें अंकुरित, अपक्वाहार यानी कि जिसको हमने आग पे नहीं पकाया है, अधपका यानी कि जो हम लोग ऐसा खा सकते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा तलना भूनना वो नहीं करना है, अधपका। वह पका हुआ भोजन का प्रतिशत यानी कि कितना मुझे कौन सा खाना खाना है, इस चीज को हमें जरूर हमें रखना ही पड़ेगा अपने भोजन में। इससे कभी भी आपका हाजमा नहीं बिगड़ेगा, और अगर बिगड़ जाए तो उपवास, ब्रह्मास्त्र की तरह उपवास चिकित्सा करें। अगर मेरा कभी जो मैंने हम डाइट खा रहे हैं अगर उसमें हमने ये चीजों को रखा है, अपक्वाहार है और अंकुरित भी है उसके साथ में, तो इससे कभी भी मेरा डाइजेशन खराब नहीं होगा, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कुछ बिगड़ भी गया है तो सबसे जो बात करते हैं इसमें, तो वो है हमारा उपवास। उपवास जो है वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। क्योंकि जब अगर हम किसी भी तरीके से अगर हमारे शरीर में कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है, तो उस वक्त अगर हम कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं या बहुत लाइट लेते हैं, तो उस टाइम पे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंग हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो एक आराम, उनको विश्राम मिल जाता है। विश्राम मिलने से उनकी ताकत बढ़ जाती है, और हमारा शरीर अपने आप को स्वयं ही शुद्ध करके अपने आप को हील करता है। जब वो एनर्जी जो हम लोग खाने में लगाते हैं, हमारे जब भी हम खाते हैं तो सबसे पहली जो हमारे शरीर की एनर्जी है, उसको काम होता है उसका पचाना, उसका पाचन करना। तो जब हम लोग अगर हमें कुछ भी हो गया है मान लो, तो हम अगर खाना छोड़ देते हैं, तो हमारी जो वो एनर्जी है जो हमारी डाइजेशन में लग रही थी, जो एलिमिनेशन में लग रही थी, गंदगी को बाहर निकालना है, खाने को पचाना है, तो उससे जो मेरी एनर्जी जो बच गई वहां पे, तो उससे जो मेरा शरीर अपने आप को हील करता है, ऑटो हीलिंग होती है हमारे शरीर की। तो ये बहुत बड़ी चीज है उपवास की, हमने देखा भी है हमारे पुराणों में भी 15-15 दिन के उपवास चलते हैं, और बीच बीच में भी हम कई दिन उपवास करते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा सा बस संतुलित होकर उपवास को करना है। और जब उपवास अगर हम लंबा करते हैं और हमने उसको अगर तोड़ना है, तो हमने थोड़ा उसको तरीके से तोड़ना है, सिस्टम से, कि हमने अपने शरीर को इतने दिनों से आराम दिया है, तो एकदम से हम कोई भी भारी चीज ना लें। हम लोग फिर से जूस से या उबली हुई सब्जियों से ऐसे करके हम लोग शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जो मेरा बॉडी है वो उस पे एकदम से बोझ नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। तो उपवास के समय हमें ये चीज का जरूर ख्याल रखना है। अब बोलते हैं कि वर्ष भर के दवा के बजट को फल व तरकारियों के बजट में परिवर्तित करने पर आपको घर में खुशहाली और हरियाली रहेगी। अगर हम लोग अपनी दवाइयों पे अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर वही पैसा अगर मैंने अपनी जो डाइट है मैंने ऐसी रखी, यानी कि जो भी कुदरत ने जो हमें दिया है, फल फ्रूट, सब्जियां, चटनी, जूस, जितनी भी चीजें हैं जो कि हम पकाते नहीं है,
अगर हम उसको लेते हैं तो वही जो पैसे हमारी दवाई की तरफ जाते थे, वो पैसा अगर हम अपनी हेल्थ पे लगाएंगे, अपनी डाइट पे लगाएंगे, तो हमें दवाइयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही है ये बात। भोजन के बारे में आधुनिक और विदेशी प्राकृतिक चिकित्सकों के विचार भी बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्यो सर्व ग्रंथिनः। अर्थात आहार पवित्र होने से अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण की शुद्धि से विवेक शुद्धि होती है, उस विवेक से अज्ञान जन्य बंधन खुलते हैं, अर्थात चित्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है, अपने आप हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो अज्ञान की ग्रंथियां टूट जाती है। यानी कि अगर मेरा आहार पवित्र होने से जो मेरा मन है वो बहुत निर्मल हो जाता है। जैसे था ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने सात्विक भोजन लिया है तो आपका मन भी सात्विक हो जाता है, और आपका अंतःकरण, आपका विवेक वहां पे जागृत हो जाता है, और वहां पे आप जो भी अज्ञान होता है या जो भी हमें करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, वो हमें वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होना अपने आप से शुरू हो जाता है। अपने भीतर से ही हमें काफी सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि भूख से कम खाओ, यानी कि जितनी भूख है उससे कम खाओ, आधा पेट भरो भोजन से, चौथाई पेट पानी से, और चौथाई पेट हवा के लिए खाली छोड़ो। ये एक नियम है। ऐसे अगर हम नियमों को फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन बिताएंगे। इसके बाद अगर बात आती है नंबर 3 पे, लंघनम परम औषधम, यानी कि जो अभी हमने बात की थी उपवास की, लंघनम परम औषधम, यानी कि उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। किसी भी क्रॉनिक कोई भी अगर हमें डिजीज है तो वहां पे हमें उपवास से बहुत मदद मिलती है। उपवास से हमारी जितनी भी अंदर की जितने भी हमारे रोग हैं वो निकलने चालू होते हैं, वो खत्म होना चालू होते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत क्रॉनिक पेशेंट है तो उनको उपवास के समय हमें थोड़ा उनकी केयर करनी पड़ती है, मतलब उनको हमें ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि उपवास के समय हमारी जो बॉडी है अपने आप को जब हील करती है तो उसको बोलते हैं उभार। और तो मतलब जो हमारी हीलिंग क्राइसिस आते हैं, उभार आते हैं, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा उसको जरूर हमें उस पेशेंट के साथ में या उस लोगों के साथ में हमें थोड़ा ध्यान करना पड़ता है। वरना जो परम औषधि है वो है उपवास। 4 नंबर पे, स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बीमार होना महापाप है। अब हमारे जो विदेशी विचार है, हमारे इसमें विदेशी कई ऐसे डॉक्टर्स है, कई ऐसे नेचुरोपैथ हैं जिन्होंने भी इस चीज को माना है। उनका कहना है आप जितना खाते हैं उसके आधे भोजन से आपका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टरों का पेट भरता है। आप आधा भोजन ही करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और डॉक्टर की खास आवश्यकता नहीं रहेगी। ये डॉक्टर ब्लडी मोर बोर्चेको बस्को है, उनका ये कहना है। डॉक्टर लुई करवारो का कहना है कि जब आप बीमार होते हैं तो शरीर अस्वस्थ होता है और तब उसे आराम चाहिए, न भोजन न दवाइयां। ये बड़े बड़े हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका कहना है। नंबर 3 पे आएगा, यदि मुझे सबसे विषैले खाद्य पदार्थ की सूची बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले मैं चाय को रखूंगा, जो कि हम सबकी फेवरेट है। हम लोग चाय को सोचते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन वो बोलते हैं कि यदि मुझे विषैले खाद्य पदार्थ को सूची में बनाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले मैं चाय को रखूंगा। ये डॉक्टर हैक का कहना है। खाना जो है हमेशा आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, इच्छा अनुसार नहीं। जितना शरीर को आवश्यकता है हमें उतना ही भोजन करना है, क्योंकि इच्छा से हम लोग जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं। कभी हम लोग नमकीन खाते हैं, कभी हम लोग गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तो टेस्ट के चक्कर में हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा हमारा हो जाता है, तो उस वक्त जो मुझे लगता है हम ऐसा करते हैं कि अगले दिन फिर हम लोग उपवास कर लेते हैं। अगर मैंने एक दिन ज्यादा खाना खाना खा लिया है तो अगले दिन मैं उपवास करूंगी तो वो मेरा बैलेंस हो जाएगा। जब तक आपको सच्ची भूख ना लगे तब तक आप नेक्स्ट भोजन तब तक आप ना लें, तो वो जो मेरा खाना जो खाया हुआ है वो अपने आप क्या होगा, सेट हो जाएगा। अब जो भोजन के जो मूल तत्व है, यानी कि भोजन हम क्यों करते हैं,
अच्छे स्वास्थ्य के अगर मैं बोलूं तो 4 लक्षण बताए गए हैं, माने गए हैं। सबसे जो पहला है अच्छी भूख लगना। अगर आपको अच्छी भूख लग रही है, हमें तभी खाना खाना है। अच्छी भूख लग रही है तभी मैं अपने आप को स्वस्थ मान सकती हूँ। शौच का साफ होना दूसरे नंबर पे है। शौच का साफ होना, शौच का साफ होने का मतलब हुआ कि आपका शौच एक दिन में कम से कम 2 बार जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार हमारा मल बनता है और हम लोग एक ही बार मल निकालते हैं, तो बाकी का जो मल है वो हमारी आंतों में ही रहता है। तो जो शौच का साफ होना बहुत जरूरी है, और वो तब होगा जब हम खाने में हम लोग अध पक्का जो खाना है या हम लोग जो है अपक्वाहार लेंगे, तो हमारा शौच आराम से साफ हो जाएगा, जिससे कि हमारी भूख हमें अच्छी लगने लगेगी। नंबर 3 पे आता है कि गाढ़ी नींद। नींद का जो है बहुत बड़ा चीज है हमारी हेल्थ में। अगर मेरा पेट साफ होगा तो मैं नींद बहुत अच्छी कर पाऊंगी। कभी कभी पेट साफ नहीं होता है तो इंसान को अच्छी नींद नहीं आती है, और अच्छी नींद आती है तो अच्छा पेट साफ हो जाता है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। और उसके बाद ये कि हर कार्य में मन लगना। अगर आपका हर कार्य करने में आपका मन लग रहा है तो आप स्वस्थ हैं। आपको भूख अच्छी लग रही है, आपका पेट अच्छा साफ हो रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, और आप हर कार्य करने में आपका अगर मन लग रहा है, तो यानी कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर मेरी सही नहीं है तो उसको मुझे सही करना पड़ेगा, और वो हम उसके लिए हम आहार को भी समझेंगे, तो उसी में ही वो चीज आ जाएगी। जैसे अगर शौच साफ नहीं हो रहा है तो हमें फाइबर फूड का इंटेक ज्यादा करना है। अगर मैं शौच अगर मेरा साफ नहीं हो रहा है तो मेरी जो डाइट में है, जी, तो इसमें ये है कि अगर मुझे शौच मेरा साफ नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक ही चीज की ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मेरी डाइट में जो है फाइबर फूड नहीं है। जो है जिसको बोलते हैं फुजरा, जिसको बोलते हैं हमारी फाइबर है, अगर वो नहीं है तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो आटा खाते हैं वो हमारा आटा भी एक तरीके से मैदा ही होता है। अगर हमने आटे को भी अपने चेंज किया हुआ है, उसमें अगर हमने अलग अलग तरीके के जो हमारे आटे आते हैं, अगर हमने उसमें मक्की है, ज्वार है, जो भी चीज है वो जरूर ऐड करनी है या उसका खाना है, तो हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। अब इसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी। नंबर 1 भोजन। जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो भोजन बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नंबर 2 आएगा व्यायाम। व्यायाम अगर हम थोड़ा भी, अगर हम 15 मिनट आधा घंटा भी अपने आप को हम कुछ भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम वॉक कर लेते हैं, या हम लोग योग कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, तो वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब हम अपने अकॉर्डिंग हिसाब से हमको जो भी है वो व्यायाम जरूर रखना है। उसके बाद आता है आराम। ये तीनों चीजें ना सम्यक है ना। बुद्ध ने भी यही बोला है, गौतम बुद्ध जी ने यही बोला है, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, आराम। अगर ये तीनों चीजें मेरे उसमें सम्यक है तो मैं एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी सकती हूँ। अब आहार में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज आती है वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगी। सिर्फ एक ही भोजन में हमारे क्या क्या होना चाहिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी यानी कि फैट, लवण आएंगे, उसमें मिनरल्स आएंगे, विटामिन आएंगे, जल आएगा, और आएगा फाइबर। ये 7 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें जरूर अपने भोजन में रखना ही रखना है। क्योंकि ये संतुलित भोजन जब हम करेंगे तो हमारे शरीर को वो सब चीजें मिल जाएंगी जो मेरे शरीर को, मेरे सेल को चाहिए। और ज्यादा इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो है हमारा अपक्वा आहार, रॉ फूड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी जानवर हैं ना, वो जानवर कभी भी कुछ पका के नहीं खाते। वो सिर्फ क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं, उनको घास फूस जो मिलता है, लेकिन वो उसको बहुत चबाते हैं, बहुत चबा चबा के वो अपना भोजन लेते हैं। उसमें से पूरा रस उनका अंदर जाता है, जिससे कि हम लोग उनका कैल्शियम, हम लोग जैसे दूध लेते हैं, अपने गाय की बात करें, भैंस की बात करें,
तो क्योंकि उनके उसमें पूरी ताकत होती है, क्योंकि वो क्या खाते हैं, वो कच्चा खाना खाते हैं, जो कुदरत ने देती है वही खाते हैं। तो हमें भी जो कुदरत दे रही है, हमें हमारे भोजन में हर सीजन में हर वक्त अलग अलग चीजें आती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे आहार में होनी चाहिए। वही हमारी औषधि है, वही औषधि के रूप में हमारी रहती है। और जब हम लोग अगर किसी का इलाज करते हैं, तो हम उनको 10 दिन या 15 दिन का जो भी हम लोग उनको बताते हैं, तो उसमें हम आहार जरूर उनका बदलने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर मेरे पेट में गैस है, या मेरा पेट में अपच है, या खाना हजम नहीं हो रहा है, तो मैं कितनी भी कुछ भी दवाई करूं, तो उसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इनटेक वही चीज कर रहे हैं। तो अगर हमने उनको वहां पे भोजन के बारे में उनको समझा दिया कि भोजन आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी जो है आपकी जो गैस है वो बनना बंद हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग एसिडिक फूड खाते हैं, अभी हम उस पे भी आएंगे। तो अभी जैसे ये बात हुई कि अगर हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट और मिनरल्स और विटामिन और जल और साथ में हमारा फाइबर, तो ये हमको सबका कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। और ये कॉम्बिनेशन हम लोग अपने भी जिसमें भी हमने जो अभी सीख रहे हैं एक्यूप्रेशर के उसमें, तो मैं बहुत अच्छे से आता है, उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। क्योंकि प्रोटीन में हमें पता है कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, मांस मछली, अगर कोई नॉनवेज खाते हैं, अंडा दूध पनीर मटर के दाने सोयाबीन सूखे मेवे, ये सब चीजें हमें खानी है। क्योंकि प्रोटीन जो क्या है, शरीर को मतलब केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, अपितु शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। क्योंकि यह हमारे अंगों को, विशेषकर लीवर एवं गुर्दों को नुकसान, अगर हम ओवर कर देते हैं तो हमें ये नुकसान पहुंचाता है। अगर हम बैलेंस डाइट में खाते हैं तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हमें फायदा करता है। ऐसे हमारा कार्बोहाइड्रेट आएगा, ऐसे ही हमारा फैट आएगा, लेकिन फाइबर फूड हमारे फूड में जरूरी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये ऊर्जा का सिद्धांत क्या हुआ, कि ऊर्जा की जो आवश्यकता है या उसका स्रोत किस तरीके से हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं, कैलोरी के रूप में। कैलोरी जो आज हम जो भी हम सुनते हैं, या जो भी लोग डाइटिशियंस होती हैं, या जहाँ पे भी हम जाते हैं, तो कैलोरी की जरूर बात करते हैं वो। लेकिन कैलोरी क्या है, कि कैलोरी शब्द के विभिन्न अर्थों में उपयोग वाला शब्द है। यह कोई पदार्थ नहीं, अपितु यह ऊर्जा ऊर्जा यानी कि गर्मी को नापने की इकाई है, जो किसी पदार्थ के जलने से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि हम जितना खाना खाते हैं उसको पहले चेंज होगा उस कैलोरी में, एनर्जी में, तभी वो हमें वो चीज मिल पाएगी। अब हम उस कैलोरी को ज्यादा नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, हम बस ये समझेंगे कि जो कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार, ये बहुत जरूरी बात है, कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार खाद्य पदार्थ जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, उनसे प्राप्त ऊर्जा ही हमारा जीवन चलाती है। अर्थात हम भोजन या खाना छोड़ दें तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा हमें जरूरी चाहिए, लेकिन ये जो कैलोरीज का हम काउंट करते हैं वो थोड़ा हमारे नेचुरोपैथी के हिसाब से वो थोड़ा अलग है। इस सिद्धांत के अनुसार खाद्य पदार्थ जो हम भोजन ऊर्जा लेते हैं, जो लोग भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उन्हें भी शक्ति बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। रोग नियंत्रण में यह सहायक होती है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा है। आदर्श भोजन के दृष्टिकोण से यदि किसी मानव शरीर के संतुलित भोजन, जिसमें ताजगी और पूर्णान्न यानी कि पूर्ण अन्न और बिना प्रोसेस्ड फूड खाद्य, विशेषकर अपक्व खाद्य से जो तुलनात्मक अगर हम करें, तो अधिक शक्ति प्राप्त होती है, बजाय कि जिसका अगर हम कैलोरी की अगर हम बात करें, तो वहां पे कैलोरी हम बोलते हैं कि हमने एक दिन में ये खाया, इससे इतनी कैलोरी मिली। लेकिन हमने उसमें ये नहीं देखा कि उस खाने में हमें और क्या मिला। अगर हम उस कैलोरी के बजाय अगर हम ये सोचें कि मेरे भोजन में अगर अपक्व आहार और प्रोसेस्ड फूड नहीं है, और पूर्ण अन्न है यानी कि अंकुरित अन्न है उसमें, है ना, और आपको फाइबर फूड है, तो उससे आपको कैलोरी बेशक कम मिलेगी, लेकिन आपको उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। कैलोरी के हिसाब से हम काउंट नहीं करेंगे, हम फायदे के हिसाब से हम काउंट करेंगे। तो जो हम लोग वेट लॉस करते हैं, जब हम वेट की बात करते हैं, तो हम उनको कैलोरी बर्न करने के लिए बोलते हैं कि आपकी जितनी आपकी बॉडी में कैलोरीज है उनको बर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है, और उसकी जगह अगर हमने डाइट अगर हमें बतानी है,
तो हमें ज्यादा जो डाइट पे जाना है वो हमारा जो आएगा वो जो है अपक्व आहार। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस चीजों को रखेंगे अपने डाइट में, उससे न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे। अगर हम अंकुरित की बात करें, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, अगर हम लोग फाइबर की बात करें, अगर हम जूस की बात करें, तो जो शरीर को चाहिए हमें वो मिल जाएगा। लेकिन कैलोरीज भले उसमें कम हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन है वो हमें पूरा उसमें मिल जाएगा। गुणवत्ता के हिसाब से अगर हम बात करेंगे ना, तो वो पूरा मिल जाएगा। जैसे अगर पूर्ण अन्न के आटे से बनी ब्रेड में जो पोषकता है वो अधिक शक्तिवर्धक होगी बजाय मैदे की ब्रेड के बनी से। सफेद मैदे में भले ही कैलोरी मूल्य अधिक हो, पर गुणवत्ता नहीं होगी उसके अंदर। गुणवत्ता कहाँ पे होगी? हमारा जो आटे से बनी हुई कोई ब्रेड है, या जो आजकल मिक्स बहुत सारी चीजें आती हैं उनसे अगर बनी हुई ब्रेड है, तो उसमें आपको गुणवत्ता ज्यादा मिलेगी। तो हमें कैलोरीज के ऊपर नहीं जाना है। शरीर के अधिक वजन पर प्रभाव डालने वाली कैलोरी व्यय है, ये मुख्य हिस्सा है वजन को नियंत्रित करने का। अधिक वजन को नियंत्रित रखने के लिए कैलोरी व्यय बढ़ाना पड़ेगा, उनको कैलोरी का जो व्यय है वो बढ़ाना पड़ेगा। और इनटेक को जो है वो हेल्दी फूड लेंगे, तो उनको वीकनेस नहीं आएगी, उनको कमजोरी नहीं आएगी, और उनके स्किन पे जो भी ग्लो नहीं रहता है वो ऐसा नहीं होगा, उनकी स्किन भी ग्लो करेगी और उनका वजन जो है वो कम होता रहेगा। अब विभिन्न प्रकार के जैसे भोजन की अगर हम बात करें, तो कितने भोजन मतलब किस टाइप का हमारा भोजन होना चाहिए, उसमें अगर हम बात करें तो एक एल्कलाइन डाइट होती है और एक एसिडिक डाइट होती है। अगर मनुष्य का रक्त जो है वो मनुष्य का रक्त क्षार स्तर और अम्ल स्तर के बीच की अवस्था यानी कि न्यूट्रल रहने पर रहता है, रहने पर भी इसके भीतर जो मतलब क्षार का जो भाग है वो और अम्ल का भाग कम रहता है। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से बात करती हूँ। जैसे क्या है कि मनुष्य का रक्त क्षार स्तर और अम्ल के बीच की अवस्था निरपेक्ष में रहने पर भी इसके भीतर क्षार का भाग अधिक और अम्ल का भाग कम रहता है। क्षार का भाग अधिक और अम्ल का भाग कम रहता है। यदि रक्त अम्ल धर्मी हो जाए तो मनुष्य कोमा में आ सकता है ना। ये चीज सर हमेशा बताते हैं हमें कि अगर मेरे ब्लड में अगर ज्यादा मतलब एसिडिक हो जाएगा और एल्कलाइन अगर मुझे कम हो जाएगा, तो मैं कोमा में भी जा सकती हूँ। ये डाइट का बहुत बड़ी ये चीज है। हमारा एक रक्त ऐसा आश्चर्य गुण संपन्न है कि हर एक अवस्था के साथ संघर्ष कर रक्त में क्षार और अम्लवर्ती का मध्यवर्ती अवस्था हमेशा बनाए रखता है। हमेशा वो अपने आप को बॉडी अपने आप बैलेंस करके रखता है कि एल्कलाइन और एसिडिक, हालांकि हम लोग तो भोजन करते हैं वो ज्यादा हमारा भोजन है वो एसिडिक ही है, क्योंकि हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं तो वो हमारा एसिडिक भोजन में आ जाता है पका हुआ भोजन। लेकिन फिर भी जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, वो उसको किसी भी तरीके से हमारे बॉडी में जैसे इतने सारे जूसेस निकलते हैं, तो उसके द्वारा हमारा जो है ब्लड में वो उसको बनाए रखता है एल्कलाइन को। लेकिन जहां पे एसिडिक अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जितनी भी हमें एसिडिटी है, खट्टी डकारें हैं, वॉमिटिंग है, उल्टा हो रहा है, हमारा रिवर्स अगर हमारी जा रही है, तो इसका मतलब कि हमारा बॉडी ज्यादा एसिडिक है। तो वहां पे हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और एल्कलाइन का मतलब ये होता है कि हमारा भोजन जो है वो हमारा नेचुरल भोजन है। जैसे हम लोग नेचुरल भोजन पे आ जाएंगे तो हमारे जो एसिडिक है वो हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। हमारा रक्त, जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं अथवा जीवन क्रिया यानी कि जीवन क्रिया जो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा ऑटो सिस्टम चलता है अंदर, तो उसके समय हमारे शरीर से विभिन्न अम्ल विष उत्पन्न होते हैं, किंतु इन्हें शरीर से श्वास, मल मूत्र व पसीने के रूप में अम्ल जो है विष बाहर निकालता रहता है हमारा शरीर। भगवान ने ऐसी व्यवस्था शरीर में कर दी है, रक्त में अम्लत्व में वृद्धि होने से शरीर का रोग जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसकी कम हो जाती है, जिससे शरीर में रोग बनने लगते हैं। तो एक ही चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि अगर हमारी डाइट में अगर एसिडिक भोजन ज्यादा है, अगर हमने उसको बैलेंस नहीं रखा है, 50-50 नहीं रखा है, वैसे तो 80-20 का रेशो है जो कुदरत के हिसाब से अगर हम समझे, नेचुरोपैथी के हिसाब से समझे, तो 80% हमें चाहिए एल्कलाइन फूड
यानी कि कच्चा खाना। 20% हमें चाहिए पका हुआ फूड, यानी कि हम लोग जो भी पका के खा सकते हैं, जो हम कच्चा नहीं खा सकते हैं उसको। तो अब अगर हम लोग 80-20 के रेशो में जब हम आ जाएंगे, अगर कोई रोगी हो गया है तो उसको हमें लाना ही पड़ेगा, तभी उनका जो ब्लड है वो एल्कलाइन होएगा। हम लोग जो भी खाते हैं वह पचने के बाद क्षार जातीय या अम्ल जातीय पदार्थ में बदल जाता है। देह के भीतर जब ऑक्सीजन के साथ में खाद्य पदार्थ जब जलता है तो उसका भस्म बचता है। वो इतना मतलब भस्म की तरह हो जाता है वो। यह शरीर के अंदर घुलकर क्षारत्व अम्लत्व उत्पन्न करता है। ये दोनों चीज ही उत्पन्न करता है जैसा हमारा भोजन होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोह के लवण क्षारत्व उत्पन्न करते हैं, और वहीं क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन के लवण अम्लत्व उत्पन्न करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों की प्रतिक्रिया अम्लजनक होती है उन्हें अम्लीय खाद्य पदार्थ कहते हैं, जो कि जिसको हम बोलेंगे हमारा कच्चा खाना। और जिन पका हुआ खाना, और जिन खाद्य पदार्थों की प्रक्रिया क्षारजनक होती है उन्हें बोलेंगे हम क्षारीय पदार्थ। तो क्षारीय पदार्थ हमारे लिए कौन से होंगे? जो कि हम रॉ फूड खाएंगे, बहुत सारी चटनी, जैसे कि हमने जूस भी बताया था। तो अभी जैसे हम ज्यादा क्या करते हैं कि अगर मुझे चटनी चटनी में जैसे मेरे कोई भी पत्ते अगर मुझे मिलेंगे, किसी भी चीज के पत्ते, किसी भी चीज के, धनिया हो, पुदीना हो, पालक हो, मेथी हो, कड़ी पत्ता हो, नीम पत्ता हो, या ब्रह्मी के बूटे होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो भी पत्ते हैं वो पत्ते, और उसमें अदरक थोड़ा, और उसमें लहसुन, और उसमें हम प्याज और टमाटर भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये अगर हम चटनी बना के हम ये खाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी अल्कलाइन डाइट हो जाएगी। और हम इसको पूरी भर के कटोरी भी खाएंगे तो हमारा जो औषधि के रूप में हमारे लिए काम करेगा। मोटे तौर पर फल, शाक, सब्जी, सेम जाति के बीज या जो हम कच्चा खा सकते हैं, दूध, दाल, विशेषकर मूंग क्षारधर्मी खाद्य पदार्थ हैं, और शेष सभी जो हैं वो खाद्य पदार्थ अम्लीय होते हैं। अब इसमें हमने देखा कि मोटे तौर पे फल, जो भी सीजनल फल है आपके पास, जो भी शाक सब्जी, और सेम की जितनी भी फलियां आती हैं, या सेम जाति के जो बीज हैं, या जो हम कच्चा खा सकते हैं, उसमें दूध भी आएगा, और दाल जो विशेषकर मूंग वाली, ये हमारी स्टार्ट धर्मी, ये हमारी एल्कलाइन डाइट हो जाएगी। शेष सभी इसके अलावा जो भी हम खाएंगे वो हमारे अम्लीय हो जाएंगे। रक्त में अम्ल क्षार का जो अनुपात है वो 20 और 80 है, यानी कि 20% जो है वो मेरा एसिडिक है, और 80% जो है वो मेरा एल्कलाइन है। अब हम बात करेंगे पक्वाहार और अपक्वाहार से क्या होता है। जो पक्वाहार है, इसमें हमारे जो वैज्ञानिक है हमारे, मतलब जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि पकाने के बाद लगभग सभी खाद्य पदार्थ मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फल और कुछ तरकारियों को छोड़कर जो अपक्व सलाद के रूप में खाई जाती हैं। भोजन को पकाने के लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। विशेषकर भोजन पकाने की विधि पर निर्भर करता है कि भोजन की पोषकता कैसे होगी। कई बार हम लोग खुद देखते हैं कि हम लोग, जैसे अगर हम आलू की बात करें तो हम लोग बहुत ज्यादा फ्राइड आलू खाना पसंद करते हैं। और जो भी चीजें हमारे पास सब्जियां हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, भिंडी है, जो भी चीजें हैं वो हम लोग तल के खाना पसंद करते हैं। तो उस वक्त उसमें सारे जो न्यूट्रिशंस है वो हमारे तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाते हैं। तो पकाने से हमारी जो विधि है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला था कि अध पका, अगर हम लोग आधा पका हुआ खाना, यानी कि लौकी है, तुरई है, टिंडा है हमारे, वो हम लोग उनको बहुत ज्यादा पका के मसाले में भून के नहीं खाएंगे, उसको नेचुरल तरीके से हम लोग पकाएंगे, तो वो चीज जो है वो हमें पौष्टिक हमें देगी। और पकाने से और क्या हो जाता है कि पक्वाहार की जो हानियां हैं वो हम समझेंगे। पकाए हुए भोजन की जो मांग है वो भूख नहीं है, यानी कि अगर मुझे भूख नहीं है और मेरे सामने अगर पका हुआ खाना या टेस्टी कुछ भी आ जाएगा, तो मेरा मतलब वो स्वाद के चक्कर में मैं उसको खा लूंगी, चाहे मुझे भूख है कि नहीं है। मतलब पकाए हुए जो भोजन की मांग है वो भूख नहीं है। अगर मुझे भूख होएगी ना, तो जो मुझे कोई कच्चा प्याज और रोटी दे देगा ना,
अगर मैं स्वाद के ऊपर मैं खाना खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, तो जो पका हुआ भोजन है वो सिर्फ स्वाद के चक्कर में हम खाना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे सच्ची भूख है तो मुझे कच्चा प्याज मिलेगा ना, मुझे चटनी मिलेगी ना, उसके साथ भी मुझे रोटी मीठी मीठी लगेगी। मुझे कोई उसमें याद नहीं रहेगा कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे घर में हम लोग स्वाद के चक्कर में हम लोग बनाते रहते हैं और उसमें जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो हम खत्म कर देते हैं। तो जो सच्ची अगर किसी को भूख लगी है ना, तो वो कुछ भी खा लेगा, कुछ भी हम उसको खिलाएंगे ना, वो बहुत अच्छे से प्रेम से खा लेगा। लेकिन भूख नहीं है और उस चक्कर में हम लोग कि ये खा लो ये खा लो, है ना। अभी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे मैगी खा लेते हैं और पता नहीं क्या क्या, ब्रेड को कुछ करके खा लेते हैं, पिज्जा वगैरह खा लेते हैं। तो वो भूख नहीं होती है फिर भी हम खा लेते हैं और उसमें हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और वहीं से हमारी जो है शरीर को रोग बनने शुरू हो जाते हैं। सेकंड बात बोलूंगी कि पक्व भोजन जो है मानव को इतनी इसकी सामान्य जो कार्य शक्ति से 3 या 4 गुना कार्य करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। यानी कि जो हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में ही हमारे शरीर की 3 या 4 गुना जो शक्ति लग जाती है। और वहीं अगर हम लोग जो हम शाम को भी, जैसे हम सबकी आदत होती है, अगर हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम शायद उस पर ध्यान देंगे कि शाम को हम चाय बिस्किट नमकीन या कुछ भी हम लोग ना खाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो डाइजेशन की जो शक्ति है वो ज्यादा लग जाएगी। और वहीं पे अगर मैंने एक फ्रूट खा लिया, 2 फ्रूट खा लिया, या मेरे फ्रूट का पूरी प्लेट भर के मैंने खा ली, या मैंने जूस पी लिया, तो उसमें मेरी शक्ति कम लगेगी और मुझे उसका जो फायदा है वो ज्यादा मिलेगा, मुझे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेंगे। और जहां वहीं पे जो मैं खाना खाऊंगी, अगर मैं बिस्किट नमकीन की तरफ जा रही हूँ, तो वो हमें रखने ही नहीं है सामने, क्योंकि सामने रखते हैं ना हम, तो हमारा ध्यान चला जाता है और हम लोग चलते फिरते भी खा लेते हैं। तो इन चीजों को हमें कॉन्शियसली, इस चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर मुझे खाना है तो मैं फल फ्रूट, केला रखा है, नारियल रखा है, मूंगफली के कच्चे दाने रखे होते हैं, चने रखे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने खाने में हम ऐड कर सकते हैं। मतलब हम अपनी आदत को हमें थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा, या हम सामने किसी पेशेंट के साथ में काम करेंगे तो हमें उनको भी इन चीजों पे हमें लाना ही पड़ेगा। पकाए हुए भोजन को स्वास्थ्य का मापदंड नहीं माना जा सकता। मोटापा उससे भी भयंकर बीमारी है, क्योंकि जब हम पकाए हुए खाना खाते हैं उसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितना हम उसको पचा रहे हैं, उसके लिए हम पचाने के लिए हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, वो सब चीजों को हमें करना पड़ेगा। तो उसमें कोई हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ, जहाँ पे कोई कच्चा खाना खाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या चीज अपने शरीर को दिया है। पक्व भोजन तथा औषधि उपचार मानव जाति को संपूर्ण समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। यानी कि कहने का है कि पक्व भोजन, पका हुआ भोजन और औषधि जो दवाइयां हम खा रहे हैं, ये उपचार जो औषधि का उपचार हम लेते हैं, ये मानव जाति को संपूर्ण समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। अगर हमें अब बदलना है तो और चीजों के साथ में हमें अपनी डाइट को भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो जो भी हमारा ये चल रहा है सिस्टम आज, जो दुनिया में सब जगह चल रहा है, या हम देख रहे हैं चारों तरफ कि हमें दवाई दी जाती है लेकिन हमें डाइट के बारे में हमें कभी समझाया नहीं जाता है। मैं अगर थोड़ा सा इसमें बोलूं तो मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर के डायलिसिस चल रहा था, तो वो डायलिसिस में उसको खाने के नाम पे कोई चीज नहीं जा रही थी उसके अंदर। मतलब एक बूंद, एक जूस का बूंद भी नहीं जा रहा था, और वो उसका डायलिसिस होता था और वो ड्रिप्स के द्वारा उसको दवाइयां 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 देते जाते थे, और खाने के नाम पे उनको कुछ भी नहीं बोला जाता था। और मैंने बल्कि बहुत बार बोला कि सर आप ये कर क्या रहे हो, उसके शरीर में अंदर में तो एक चीज भी नहीं है खाने के लिए, आप दवाइयां इतना जहर डाल रहे हो। और ये कि 4-5 दिन के बाद तो वो खैर चली गई। लेकिन दवाइयों का जो इतना ज्यादा असर है कि दवाइयों पे दवाइयां हम लोग भी देखते हैं, हम अपने घरों में देखते हैं कि जिनको दवाइयों पे विश्वास है वो खाने की फिक्र नहीं करेंगे, अपनी दवाई की फिक्र करेंगे। उनको दवाइयों की इतनी फिक्र होती है कि टाइम से मुझे दवाई लेनी है, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं होती कि टाइम से मुझे खाना भी खाना है, ये खाना, क्योंकि खाना ही औषधि है। क्यों हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, क्यों हम दवाइयों पे जा रहे हैं? दवाइयां भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान ने हमारे लिए भोजन बनाया है। उन्होंने भोजन के द्वारा उन्होंने हर चीज, अभी पीछे हमारा एक सेशन था जब एक मैम ने इतना अच्छा हमें बताया था कि अजवाइन और ये सब भी चीजें जो भी है ना, किस तरीके से हम औषधि के रूप में इन सबको ले सकते हैं। पेट में दर्द है, हम अजवाइन खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं,
काली मिर्ची है, गले कफ में कोई दिक्कत है, और पाइनएप्पल है हमारा, जैसे जो जो चीज हमें बाहर दिख रही है ना जिस शेप में, वो शेप जो मेरी बॉडी की है वो उसको मैच करती है। अगर मैं अनानास के पाइनएप्पल की बात करूं तो वो थायराइड के लिए, गले की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं अखरोट की बात करूं तो ब्रेन की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बादाम की बात करते हैं, काली मिर्च की बात करते हैं, तो ये सब चीजें हमें पता ही है। लेकिन लोगों का विश्वास कहाँ रहता है? दवाई, मतलब दवाई तो उठते ही उनको, अगर थायराइड की दवाई खानी है तो वो तो खानी है। अगर गैस उनको बन रही है ना, तो डॉक्टर्स ने क्या करते हैं, हम तकरीबन लोगों को गैस की दवाई दे देते हैं कि सुबह उठ के भाई ये खा लेना। खाने को नहीं बदलेंगे कि गैस बंद किस चीज से दी, आपको एसिडिक फूड आप खाओगे तो कभी आपकी गैस खत्म हो ही नहीं सकती। हम लोग तो 15-15 दिन में ना चेंज कर देते हैं उनका। जो आज क्या करते हैं कि सालों से लोग खाते हैं, गैस बन रही है उसकी दवाई खा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है उसकी दवाई खा रहे हैं। अरे वो किस चीज से रहा है, हमें उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो वहां पे हमारी डाइट जो है वो बहुत जरूरी है समझना। अगर हम जब उनको अल्कलाइन डाइट पे लेकर आएंगे तो हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये हमारा जो पके हुए भोजन से है, तो ये हमको ये चीज मिलती है। अगर अपक्व भोजन अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, मानव का पोषण वनस्पति से ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। पकाने से केवल खाद्य गुण ही कम नहीं होते, बल्कि पक्व आहार से पाचन क्रिया भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग आज रात को खाना खाते हैं 10 बजे 11 बजे, खा के हम सो जाते हैं तुरंत, क्योंकि हम लोग का जो लाइफ है वो काफी बदल चुका है। तो चाहे हम अपने आप को भी उसमें मानते हैं कि हमारा भी ऐसी शेड्यूल रहता है, लेकिन हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं उसको, कि जैसे डाइट में जरूरी है हमारे लिए 2 या 3 जूस होना बहुत जरूरी है। तो और चटनी, ये चीजें बहुत जरूरी है। और हमने आटे को भी समझा हुआ है। आटे में भी हमारा जो आटा बनता है, वो जैसे 5 किलो या 10 किलो गेहूं हुए तो उसमें 2 किलो काला चना, 2 किलो जौ, तो ये जरूर उसमें डलता है, तो वो फाइबर के साथ में आटा हो जाता है हमारा, तो बहुत अच्छी स्वाद लगती है। रोटी ऐसे ही खा जाओ उसको। तो ये हमें, ये सब चीजों को हमें करना पड़ेगा। अब अपक्व भोजन के लिए वैज्ञानिक खोज के अनुसार ताजे फल, हरी सब्जियां एवं जो ड्राई फ्रूट, कास्टर्स, मेवा में जीवन संचालन, विकास एवं बुद्धि के लिए अनिवार्य लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं चिकनाई आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। इसके व्यवहार से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य में पूर्णता प्राप्त कर केवल रोग से रक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि मन से प्रसन्नता, शरीर एवं आत्मा में आनंद की अनुभूति के साथ यौन शक्ति उन्नत कर स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। तो भगवान ने, कुदरत ने इतना कुछ दिया है हमें, अगर हम लोग भी यही चीज करते हैं, यही चीज बताते हैं। और जैसे सर ने लिखा था ना शुरू में, कि वही चीजें आ गई कि अगर हम लोग अपना अन्न अगर हम ऐसा रखेंगे, भोजन अगर हमारा ऐसा होगा, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमारी जनरेशन भी बहुत हेल्दी होगी। अगर कोई हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं या जो बच्चियां हैं, अगर हम उनको बोलेंगे कि आपको एक महान, अगर एक बच्चा पैदा करना है, अगर आपको हनुमान जैसा मतलब मतलब महान अगर आपको पैदा करना है, तो आपको जो डाइट है वो आपको ये डाइट चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो आप डाइट खाओगे उससे जो आपका बच्चा बनेगा, वो उतना ना माइंड से अच्छा होगा और ना हमारी बॉडी से। तो जो ये वाली चीजें हैं हमारे अध्यात्म को भी पूरा पूरा करती है और हमारे शारीरिक मानसिक विकास को भी बहुत अच्छा बनाती है। वैज्ञानिक के आधार पर यदि मानव पूर्ण रूपेण अपक्व आहार पर रहता है, भूख के अनुसार खाता है, अच्छी तरह खाता है, चबाता है एवं मंद गति से निकलता है, तो वह रोगग्रस्त नहीं होगा कभी भी। तो हमें रोगग्रस्त नहीं होना है, हमें रोग होकर स्वस्थ होना है, वो नहीं, हम पहले से रोगग्रस्त ना हों। अब गुण आ गए कि इसमें जो गुण है वो क्या क्या है। अपक्व आहार को अधिक चबाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपक्वार होगा तो हम उसको चबाकर खाएंगे, दांतों के व्यायाम के साथ पाचन रस भी पर्याप्त मात्रा में निकल जाता है। क्योंकि हम जब हम चबाएंगे उसको, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो भी जानवर है वो चबा चबा के खाते हैं, उसको बोलते हैं ना, जुगाली करते हैं बहुत, वो इतना चबाते हैं उसका कि रस बन जाता है। जो खाने वाली चीज है उसको पीने की तरह लेते हैं वो लोग, रस की तरह लेते हैं। तो और जो पीने की चीज है उसको खाने की तरह, यानी कि रस को भी जब हम मुंह में डालेंगे तो उसको भी हम कुछ टाइम तक हम उसको मुंह में रखेंगे, ताकि जितने भी हमारे डाइजेशन के लिए जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं।
पक्वाहार जन्य रोगों और अमानुषिक क्षति को भी मतलब रक्षा करता है। यानी कि अगर हम पक्वाहार जन्य रोग यानी कि जो खाना पकाकर हम लोग खाते हैं, उससे जो हमारे स्टमक, हमारे अमाशय पे जो क्षति हो जाती है, उसको भी कम करेगा अगर हम अपक्वाहार लेंगे तो। अपक्वाहार में विटामिन, एंजाइम्स, प्राकृतिक लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा चर्बी आदि सजीव एवं पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है और ये शीघ्र पच जाता है। हमें बहुत घंटे नहीं लगाने पड़ते उसको पचाने के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी जब एक खाना भी पचाती है, जैसे अगर हमने दिन में खाना खाया या हमने कोई हैवी खाना खाया, तो अगर वो पचाने अभी उसका काम चलता है तो हम नेक्स्ट वाला भोजन फिर से ले लेते हैं, तो फिर से उसको फिर से काम पे लगना पड़ता है। तो इस तरह जो हमारी एनर्जी है वो क्या करती है, हमेशा काम पे लगी रहती है, वो पचाने का ही काम करती है। सबसे पहला काम है एनर्जी का पचाना, दूसरा काम है उसका एलिमिनेशन करना यानी कि सफाई करना, यानी कि गंदगी को बाहर निकालना, और तीसरा काम जो होता है वो होता है रिपेयरिंग का, ऑटो हीलिंग का, अपने आप वो उसको हील करती है। तो जब हम उसको छुट्टी देंगे, जो हम खाना पका के खाते हैं, जब उससे हम उसको आराम देंगे तभी वो हमारी बॉडी पे अपने आप को ठीक कर सकती है। अब जो इसके आवश्यक अंग है वो तो हमने समझ ही लिए कि हमारे भोजन में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लवण, और ये भी पता है कि 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 60% हमें प्रोटीन और वसा का हमें हमारा होना चाहिए। अब एक और चीज बस इसमें मैं बात करूंगी, जो कि हमारा भोजन मतलब कैसे लोगों को पसंद आता है, कैसे कैसे लोग होते हैं हमारे उसमें और कैसा वो खाना पसंद करते हैं। तो आहार कैसा होना चाहिए मनुष्य की प्रकृति के अनुसार, जैसे हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे भगवत गीता में भी आहार को बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये हम पढ़ते भी हैं, हमें हमें सर ने ही पढ़ाया भी हुआ है। तो सात्विक आहार हम जिसको बोलेंगे कि वो आयु, बल, सत्व गुण, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, स्थिर रखने वाले, हृदय को शक्ति देने वाला, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार पदार्थ भोजन के पदार्थ में सात्विक मनुष्य के लिए प्रिय होते हैं। यानी कि जो ऐसा भोजन है, जो सात्विक प्रकृति के जो लोग हैं उनको क्या पसंद होता है, उनको मतलब जो अपक्वाहार या हम कच्चा खाने की हम बात करेंगे तो वो जो है उनको ज्यादा जो है वो पसंद होता है उनको भोजन। एल्कलाइन जो डाइट है वो हमारे सात्विक भोजन को बहुत ज्यादा, जैसे हम देखते हैं हमारी कई गुरुजी जो है वो ज्यादातर फल फ्रूट पे ही रहते हैं, कंद मूल पे ही रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनका जो है जो प्रवृत्ति है वो सात्विक होती है। सात्विक स्वभाव वाले जो साधक होते हैं वो बौद्धिक रूप से उच्च कोटि के होते हैं और उनका जो मन है वो अनुशासनबद्ध और नियंत्रण में है एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च चरित्र वाले भी होते हैं। क्योंकि जो हम खाना खाएंगे तो हमारा मन बहुत शांत रहेगा, क्योंकि हमने उसको ऐसा कोई चीज नहीं दी है जिससे कि उस उत्तेजना हो, उसकी एक्साइटमेंट हो, या उसको खाना पचाने के लिए बहुत ऊर्जा खत्म करनी पड़े, क्योंकि जो भी चीज है वो सब ऊर्जा के ऊपर ही है। हमने अगर ऊर्जा को खत्म कर दिया तो हम दूसरी उस ऊर्जा को हम कहीं लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सारी ऊर्जा है वो हमारे खाने पचाने में ही निकल जाती है, बाकी चीजों के लिए तो हमारे पास बचता ही नहीं टाइम। अगर हम दिन को खाते हैं तो हमें चिंता होती है कि रात को हम क्या खाएंगे, रात को हम खाते हैं तो हम अगले दिन की हम सोचने में लग जाते हैं। और अगर हमने अपक्वा आहार को हमने ले लिया तो हमारी एनर्जी जो है वो बहुत बच जाती है। हमारी जो रसोई है उसको बहुत कम काम होता है, रसोई में लेडीज को बहुत ज्यादा आराम भी मिलता है, वरना तो खड़े 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 हमें यही सोचते रहते हैं कि किसके लिए क्या बनेगा, किसके लिए क्या बनेगा, किसके लिए क्या करना चाहिए। और इसीलिए जो हम लेडीज जो है कई बार हम अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अगर हम इस चीज को बदल देंगे, बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए, और बदलेंगे तो जरूर आपको आदत हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो सात्विक स्वभाव वाले जो लोग हैं ये बहुत बौद्धिक होते हैं, यानी कि उनके जो दिमाग माइंड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव माइंड, उच्च कोटि के होते हैं। और उनका जो अनुशासनबद्ध, यानी कि वो आप सोचो कि जब अगर मैं डाइट के साथ ही अगर मैं ये चीजें मुझे मिल रही हैं तो मैं अपने कैरियर में या अब जो भी मुझे काम करना है वो मेरा कितना अच्छा काम होगा। वहीं से हमारे जीवन की जितनी भी चीजें हैं जिसको हम आनंद बोलेंगे, जिसको हम सुख बोलेंगे, वहीं से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है राजसिक आहार। राजसिक आहार क्या होता है कि अति कड़वा, जो अति कड़वे होते हैं, अति खट्टे होते हैं, अति नमकीन होते हैं, अति गर्म होते हैं, अति तीखे होते हैं,
रूखे होते हैं और बहुत दाहकारक, यानी कि बहुत मसाले से भरे हुए बहुत कुछ होता है उसके अंदर, वो क्या होते हैं, राजसिक। जैसे हम बोलते हैं ना राजसी भोज, 56 भोग जिसको हम बोलते हैं, या राजाओं की तरह खाना। राजाओं की तरह जो खाना होता है वो बहुत हमारे एक्साइटमेंट हो जाती है, यानी कि हमें पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्वाद जरूर होता है, स्वाद जरूर हमें मिलेगा, लेकिन उसमें हमारी शरीर की शक्ति का ह्रास होता है, कम हो जाती है हमारी शरीर की शक्ति। तो राजस प्रकृति के जो साधक होते हैं, राजाओं जैसे स्वभाव वाले, इच्छा से परिपूर्ण, यानी कि वो पूरी तरफ अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में, लालसाओं को पूरा करने में ही लग जाएंगे, और उसके बाद अपनी जो मन स्थिति को स्थिर नहीं रख पाएंगे, उनका माइंड जो है ना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा माइंड काम करेगा। और अनुशासनहीनता, लोभी, बेचैनी, ये जितनी भी हम चीजें देखते हैं ना जो आज हर इंसान में है, हम भी उसी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा भोजन है वो राजसी भोजन है, हम लोग इसको अच्छा मानते हैं। हम लोग जैसे कई बार बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हमारा खाना तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं। जब अच्छा खाने की बात आती है, जब उनसे पूछते हैं, वो यही बोलेंगे कि हम पनीर भी खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं। तो ये राजसी भोजन हो जाता है, राजाओं की तरह ही भोजन है। अगर हमें अपने आप को, मन को शांत करना है, अपने दिमाग को तेज करना है, तो हमें सात्विक की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है तामसिक भोजन। और ये मतलब इसमें ये लिखा है कि अपने चरित्र में स्वार्थी भी होते हैं। स्वार्थी यानी कि वो सिर्फ अपना अपना ही भला हम सोचते हैं, दूसरे के भले की हमारे अंदर में भावना नहीं आ पाती है। तो ये भोजन का इतना बड़ा हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है, क्योंकि हम भोजन से ही बने हुए हैं। इसके बाद आता है तामसिक आहार। तामसिक आहार जो आता है कि जो भोजन सड़ा हुआ, जो रस रहित, दुर्गंध, बासी, झूठा, और जो मतलब जो महान अपवित्र मांस आदि जो भी है, ये तामस मनुष्य को प्रिय होता है। अगर देखो मैं ये बोलती हूँ कि आसमचय अज्ञानतावश ही हम बच्चे भी हमारे जो हैं, वो ज्यादातर यही भोजन कर रहे हैं, जो भोजन सड़ा हुआ, यानी कि सड़ा हुआ यानी कि जैसे ब्रेड है, पिज्जा है, मैगी है, ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से एक भोजन, सड़ा हुआ ही भोजन है वो। प्रोसेस्ड फूड जो भी होता है ना, जिसको प्रोसेस्ड करके देते हैं, तो उसके अंदर में बहुत सारी ऐसे केमिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि टेस्ट तो बढ़ाती हैं, लेकिन वो हमें तामसिक भोजन की तरफ लेके जाती हैं। और तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग अज्ञानी, अनुशासनहीन, भुलक्कड़, सुस्त और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो ये तो आज हम देख रहे हैं, चाहे हम अपने बच्चों में ही देख रहे हैं, तो हमें ये सब चीजें हमें दिखाई ही पड़ती हैं। तो हमें जो अब अपने भोजन को, ऐसा भोजन हमें लेना है। वैसे तो अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग अपना एक टाइम टेबल भी बना के रख दें, तो अगर हम 10 दिन तक भी अगर हम सोचे ना, तो हमें दोबारा से हमें वो खाने का नंबर ही नहीं आएगा। अगर हम लोग अपक्वा आहार की बात करते हैं, हमें लगता है कि हम क्या खाएं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ होता है खाने के लिए, लेकिन जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर सर्च करेंगे, तो हमें वो चीजें अपने आप से मिलती रहेंगी। हम लोग जैसे जो भी चीजें हम भोजन के रूप में, अगर भिंडी भी बात करूं, तो भिंडी भी कच्ची खाई जाती है। हल्का सा उसको हमने स्टीम कर दिया, स्टीम करके हम लोग खा सकते हैं। तो ये जो हमारी औषधि ही है, औषधियां हमारी कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि बहुत पहले के जमाने में कभी डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, पहले वैद्य होते थे। तो वैद्य जब हमें खाने के बारे में बताते थे, अगर आज बुखार है ना, टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, पीलिया हो गया, तो उनको बंद कर दिया जाता था खाना, कि आपको ये वाला खाना नहीं खाना है। अगर आपको सर्दी लगी हुई है, तो सर्दी में ठंडा ये खाना नहीं खाना है। तो हर प्रवृत्ति के हिसाब से हमें खाना बताया जाता था। लेकिन आज हमें वो दवाइयां बताई जाती हैं सिर्फ, कि आपको ये दवाई खानी है, ये दवाई खानी है, आपको ये टेस्ट करवाना है, आपको ये करना है, लेकिन हमें भोजन के बारे में हमें नहीं बताया जाता। तो भोजन जो है वो हमारा सबसे जरूरी है, अहम है। और हम भोजन के द्वारा अपने आप को कैसी भी, अगर मैं कैंसर की भी बात करूं, तो कैंसर पेशेंट्स भी जो है, हमारे जो ज्वारे का जूस, आजकल तो जूस भी बहुत सारे आते हैं, पत्थर चट्टे का जूस है, ज्वारे का जूस है, हर चीज के जूस, तुलसी का जूस है, हर चीज के जूस मिलते हैं। तो हम जब इन चीजों को अपने पेशेंट के साथ में जब हम उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, उनके माइंड में डालेंगे, तो उनको जरूर
अच्छी लगेंगी ये चीजें, उनको हेल्प करेंगी, और वो जब धीरे धीरे इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक है हम हर चीज को, हर बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो कुदरत के पास तो आना ही पड़ेगा। हम बोलते हैं अगर आज नहीं आओगे कल ज्यादा करना पड़ेगा, आज अगर आप समझ जाओगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं अभी आहार की, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज मेरे ख्याल से टाइम भी हो चला है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का बहुत ज्यादा कि आप लोगों ने इतना मुझे सुना, और एक सर जो हमें ये मौका देते हैं, ये हमें इस लायक समझते हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर को। और इस बहाने से हमारी कुछ बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाती है, हमें अपने आप में भी बहुत अच्छा लगता है। और सभी तरीके से अगर अध्यात्म की तरीके से मैं बोलूँ या एक सामाजिक तरीके से बोलूँ, तो ये जो भी हमें सर दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। तो शुक्रिया करती हूँ सर का, और सभी हमारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कोई प्रश्न किसी का, कुछ पूछना है किसी को? सर मैं पूछती हूँ सर वैदी। हाँ बोलिए भाई। आप बोला मेरा। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते कोमल जी। जी मैम नमस्ते, नमस्ते मैम जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, वो किडनी पेशेंट्स है, वो किडनी वो सिंक हो गए हैं, वो पेशेंट हाथ पैर तो पूरा ठंड हो गया है, उसके लिए कुछ खाना बता सकते हैं? और उसका मैम वो फुट पाइप है ना, वो फुट पाइप अल्सर हो गया है, टोटल खा नहीं पा रहे हैं। टोटल किस पे है मैम आपने क्या, मतलब वो उनका अल्सर हो गया है तो टोटल किस पे है वो? किडनी किडनी पेशेंट थे वर्चुअली। किडनी हाँ किडनी जी। सिंक हुआ है, बहुत साल हो गया है। अब 1 महीने से वो खा नहीं पा रहे हैं, वो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, वो लिप तक आ गया है वो मैम देखो अल्सर। ये तो अभी आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे सारे ऑर्गन्स है ना, इसमें तो हमारे ऑर्गन भी बहुत सारे देखो वीक हो चुके हैं। तो अगर उनको हम कर सकते हैं तो बस ये कि जूस थेरेपी पे उनको आप ला सकते हो, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन है तो वो ज्यादा खा भी नहीं पाएंगे, पी भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनका डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको एनिमा करा सकते हैं साथ साथ, अगर आप उनको डाइट पे जैसे है तो डाइट को जितना आप उनको जूसेस के फॉर्म में दे सकते हैं, उसके साथ साथ पर एनिमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। अंदर का जितना भी विष है वो हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। और एसिडिक जो आपने बताया अल्सर, अल्सर में सबसे जो पहला जरूरी है वो है डाइट। ठीक है, वो डाइट अगर हम एसिडिक डाइट जाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो उससे वो हमारी चीजों को बढ़ेगा ही, और वो अंदर ही अंदर और जख्म भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो आप उनको अगर एनिमा करवा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में आप उनको नेचुरल जो मीठे फ्रूट, ज्यादा खट्टे फल भी नहीं खाएंगे हम, है ना, क्योंकि अल्सर है उनको, तो खट्टे फल भी ज्यादा हम नहीं देंगे। तो उनको कुछ मीठा मीठा सा जैसे करके धीरे धीरे करके आप उनको खिलाइए, लेकिन आप उनको किसी भी तरीके से डिटॉक्स करवाइए। अगर उनकी आंतें साफ होना शुरू हो जाएंगी तो हमारा जो है वो काम शुरू हो जाएगा। और बाकी तो पॉइंट्स वगैरह हैं ही सब इसमें है। ये हम एरंड तेल ले सकते हैं क्या? अभी जरूरत नहीं है मैम, अभी एरन तेल की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल पानी से भी कराएंगे ना तो भी उनका धीरे 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 करके ना ज्यादा, क्योंकि उनको एनर्जी हमें खत्म नहीं करनी, उनकी एनर्जी आप स्लो स्लो करके Yes. करवाएंगे, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो जैसे जैसे उनका मल निकलेगा वैसे वैसे उनकी बीमारी और एसिड होना भी कम हो जाएगा। अब फिर अब टोटल बॉडी ठंड हो रहे हैं ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो बढ़ाने के लिए, हीट बढ़ाने के लिए, हीट बढ़ाने के लिए? हीट बढ़ाने के लिए देखो, हीट बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो उनको डिटॉक्स करेंगे ना। हीट बढ़ाने के लिए हम उनको, आपने बोला गले थ्रोट में भी उनको इन्फेक्शन है, थ्रोट में भी उनको इन्फेक्शन है ना, तो ये इसमें तो हम्म, जो हमारे अगर पॉइंट्स, बढ़ाने अगर हम जो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है वो आप समझ हाँ सकते हैं, लगाएंगे। उसके बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा अभी नहीं पता है। ये मैम, लेकिन अगर ये डाइट मैम। को आप हीट वाली चीज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हीट तो हम्म, ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, पेट में इतनी बर्निंग है, अल्सर हो रहा है, तो हीट तो पहले से ही ज्यादा होगी उनकी। आप हीट यस और बढ़ाएंगे, आप उनको पहले तो करिए, क्योंकि ज्यादा उनको पानी भी नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि किडनी श्रिंक है। यस मैम, यस मैम, किडनी हाँ पेशेंट जी, है। तो उनको वो आप सब्जा सीड्स आते ना वो,
जी धूप में लेते हैं सब्जा सीड, वो रोज लिए तो मुश्किल होता ना मैम, वीकली हाँ, ट्वाइस। इससे आप जो नेचुरल फूड है ना, हमारा रूटीन का जो भी जो भगवान जो दे रहे हैं सीधा सीधा, आप पहले उनको वो दीजिए ना। ओके, जी गोंद कतीरा इज थैंक द बेस्ट। क्या सुन नहीं पाए। गोंद कतीरा, गोंद कतीरा ओके ओके ओके। ठंडा ही होता है, गोंद कतीरा ठंडा ही होता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू कोमल जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर? किसी की नहीं? समअप करें? सर मुझे जी पूछना था, मैम आपने एनिमा पॉट के बारे में बताया था उस दिन क्लास में, तो जी जी जी। उसमें 500 ml तक पानी मैंने यूज़ किया था, तो मतलब कितना पानी यूज़ कर सकते हैं उसमें? मैम पानी को हम सारा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कर कैसे रहे हो, लेट के कर रहे हो कि बैठ के कर रहे हो? बैठकर। आप मुझे बताएं कि आप लेट के एनिमा ले रहे हो कि आप बैठ के कर रहे हो? मैम बैठकर। बैठकर। बैठकर लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यस क्योंकि वो मैम। पानी जाएगा बाहर आएगा, जाएगा बाहर आ जाएगा, तो उसमें तो आप पूरा डब्बा ले सकते हो, पूरा डब्बा हो जाएगा। मतलब आपने पूरा जितना उसमें 1000 वो था उतना मतलब पूरा हम ले सकते हैं। हाँ हाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो अंदर तो जाएगा ही नहीं ना, वो तो जैसे ही गया वैसे ही बाहर आ जाएगा, जैसे ही गया वैसे ही बाहर आ जाएगा। वो लेट के हम लेंगे तब हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। और आपने लिया उसको, एनिमा लिया? हाँ, मैंने आपकी क्लास ली थी, उसके बाद मैंने ट्राई किया, मैंने ऑर्डर किया था, तो फिर मतलब काफ़ी अच्छा था। कुछ ऐसे जैसे कफ जैसा कुछ होता है ना, इस टाइप का कुछ वो निकला था, तो बहुत हल्का सा भी लगा था उसके बाद लेने के बाद। और मैंने नोटिस बिल्कुल। किया तो जैसे ही मतलब वो जो पानी गया था अंदर वो तो सारा बाहर आया था, उसके साथ जो कुछ कफ जैसा कुछ था वो भी बाहर आया बहुत सारा। हाँ राइट, वो तो म्यूकस होगा अंदर, जो भी गंदगी होगी ना, तो हमें लेते रहना है, वो तो हमें लेते ही रहना है डेली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने घर पे और लोगों को भी बोले, सजेस्ट किया, उन लोगों ने भी लिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज यही है कि कचरा निकलेगा, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके मैम, और थैंक यू कोई? मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनी अदर? नो? चलिए हम लोग थैंक समअप यू करें। मैम, बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? सच सच बताइएगा कैसा लगा? अच्छा समय अच्छा ही बहुत बोलिएगा। अच्छा मैम, बहुत अच्छा। हाँ मैम, नेचुरल बहुत अच्छा तरीके है से मैम। बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम। बहुत अच्छा लगा मैडम, और कोशिश करेंगे कि हम भी अपरिपक्व और इस तरह से खाना शुरू करें। मैम कोशिश नहीं करना, करना ही है। कि कोशिश करना जी तो जी है, माइंड तो है ना अपना गेम करेगा, मतलब नहीं, हमको कोशिश जी अपनी करने गोल वालों को की कभी करने। हार नहीं होती। कोशिश जी करने सर। वालों की कभी हार नहीं होती। मैं एक हाँ, बात और बताती हूँ सर, एक मेहनत आने के करने, बाद। मेहनत किए बगैर जय जयकार नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेहनत करने वालों के, मेहनत करे बगैर जय जयकार नहीं होती। तो हम लोग डॉक्टर कोमल पालवानी जी का पुनः धन्यवाद दे रहे हैं कि देखिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारी सफलता तो ये है कि अगर हमारे हमारे स्टूडेंट्स ने या हमारे जो लोग दर्शक हैं, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वो बात सुन करके, तो हमारे पूरे क्लास सार्थक हो गई। क्योंकि बिल्कुल अगर सही। आप इसको यूज करते हैं और यूज करने के सोचने लगते हैं, तो पहला विचार है और कर्म दूसरा है। तो पहला अगर विचार आया तो नेचुरली कर्म आएगा। कर्म पता नहीं, मैं पहले भी लेके गई सामान के, उसमें तो गर्म हुई थी, तो कर्म जो है आएगा। लेकिन अभी दिन में जो अच्छे से आज गर्म हुई थी, फिर भी थोड़ी आज मैडम थोड़ा बंद कर दीजिए सुबह। तो जो आज वो की है ना, बात है कि धीरे धीरे भूख लगने सब पर पूरा। खाइए। तो concept तो वो है कि भूख लगने पर खाइए, कच्चा भोजन अधिक खाइए, यानी एल्कलाइन फूड अधिक खाइए। हम लोग बार बार कहते हैं कि एसिडोसिस से बचाने के लिए अपने को एल्कलाइन की तरफ कन्वर्ट करिए। फिर आप मौसमी फल
जो कहते हैं कि हित भूख, रित भूख और मित भूख, यानी कम खाइए, रित वाली खाइए, रित मौसमी वाले, और हित जो आपका कल्याणकारी हो वो भोजन करना चाहिए। अंकुरित भोजन खाइए, फाइबर फूड शामिल करिए उसमें। चटनी वगैरह जो खाइए, ये उन हरे पत्तों की कोई भी आपको जो पत्ते कहीं मिल पा रहे हो प्रकृति के, उनमें आप यूज कर सकते हैं। वो बहुत से इसमें मालूम है सब लोग घर को, लेकिन नॉर्मली होता है कि हम लोग उसको इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो उसको हम लोग मेहनत करना पड़ेगा। भोजन आवश्यकता अनुसार करिए, इच्छा अनुसार नहीं। ना रूटीन प्लान कि जैसे आपको लंच करना है, ब्रेकफास्ट तय है, आपका डिनर तय है, ये सारी चीजें तय है, तय मत करिए। लेकिन अगर आपको भोजन आवश्यकता अनुसार करें, और अगर बीमार आप हो तो लंघन या उपवास जरूर करें उसके बाद। क्योंकि हम लोग पहले भी यही सिस्टम था कि हम लोग जब बीमार होते थे तो कहते थे भोजन बंद। अब डॉक्टर ने जब से दवाई शुरू कर दिया, गोली देना, एलोपैथ डॉक्टर्स ने, तो कहते नहीं भोजन पूरा खाइए, तो भोजन तो पूरा हो गया, तो इसलिए उसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। भोजन, फिर व्यायाम और आराम, तीनों चीजों को एक साथ करिए। और फिर अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमको जो भी न्यूट्रिशन हमने लिया है उसमें जो वेस्टेज है उसको हमको निकालना है। उसके लिए एनीमा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आप उसको हफ्ते में 1-2 बार ही लीजिए। आपको आवश्यक नहीं कि आप मिले, 1-2 बार अगर लेंगे तो उससे आपको 2-4 बार जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको चेहरे का नूर बदल लेगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमको और करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स का, जो लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन करने से हमारी क्लास हो गई, और ये मतलब गरिमा बनी इस बात की कि वो जो क्लास है उसकी उपयोगिता कितनी है। तो ये क्लास हमारी जो है, इस तरह की क्लासेस हम कोशिश कर रहे हैं। हमको डर था कि कहीं हम क्लासेस को जो शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं तो इनसे ये ना एहसास जाए कि हम लोग एक्यूप्रेशर छोड़ करके और नेचुरोपैथी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं, हम नेचुरोपैथी विद एक्यूप्रेशर, हम लोग साथ साथ एक्यूप्रेशर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो उसका ये अंग है। अगर हम अपने पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आप ये खाइए और हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अधिक सार्थक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पुनः धन्यवाद सभी का, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, सभी हमारे तमाम वरिष्ठ थैंक यू मैम, थेरेपिस्ट ज्वाइन Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम।